हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेल, उसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है और हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे इस चैप्टर के, और आज हम इसे और कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे कि जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी है और हमें पता चले कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमने थ्योरी कंप्लीट की है उससे हमसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, in an eukaryotic cell, where does the various chemical reactions occur to keep the cell in living state? मतलब किसी सेल के अंदर जो वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस है वो कहाँ चलती है सेल को लिव रखने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस, सेकंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो कुछ स्टूडेंट्स ना डी ऑप्शन को देख रहे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ शायद इसका ऑप्शन ये होना चाहिए डी, क्योंकि जहाँ पे भी हमें ऑल ऑफ दीज दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ यही आंसर होगा, बट इसका आंसर जो है वो है बी, साइटोप्लाज्म। कोई भी एक सेल होता है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये हम बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि डिफरेंट टाइप के लिए जो एरिना है ना, एरिना हम बोल सकते हैं एक स्पेस जो है डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस के लिए, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर होगा कि जो रिएक्शंस चलती है वो कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फिल्ड विद सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड साइटोप्लाज्म, व्हाट काइंड ऑफ सेल इज इट। मतलब जो सेल के अंदर सेमी फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ है जिसे हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म बोला है, तो वो कौन सी सेल में मिलेगा हमें, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है, सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और सेल यूकैरियोटिक भी हो सकती है। दोनों टाइप की सेल में हमें एक लिक्विड देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये जो लिक्विड है ये हमें दोनों टाइप की सेल में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजिलम। मतलब बैक्टीरिया की फ्लैजिला का पार्ट कौन सा नहीं है। जब हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एक फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में, उसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे। कौन सा, सबसे पहले हमने कुछ इस टाइप का बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये तो क्या है, बेसल बॉडी, ये हुक, एंड इसका सबसे जो लॉन्ग पार्ट होगा वो होगा फिलामेंट। ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी बनाई है मैंने, फ्लैजिला की। मतलब एक फ्लैजिला के हमने 3 पार्ट देखे थे, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो इसमें पूछे नोट, मतलब नहीं है। तो फ्लैजिला का पार्ट तो फिलामेंट भी होगा, बेसल बॉडी भी होगा और हुक भी होगा, तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। मतलब ये तीनों के तीनों पार्ट है, हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ जो फ्लैजिला का पार्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहे हैं, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम अटैच टू विच आरएनए। अगर आपको याद हो तो हमने एक टर्म देखी थी, पॉलीजोम। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा था तो पॉलीजोम, या फिर मैंने बोला था पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, ये दो टर्म देखी थी हमने। ये होता क्या है कि जब एक एमआरएनए पे, आरएनए कौन सा होना चाहिए, एमआरएनए, जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं ना, तो उसे हमने क्या बोला था, पॉलीजोम बोला था या पॉलीराइबोसोम बोला था। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो पॉलीराइबोसोम है उसमें आरएनए जो होगा वो कौन सा होगा। तो हमने देखा था आरएनए कौन सा था, एमआरएनए था। तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एमआरएनए। जब एमआरएनए पे, एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हु वाज द फर्स्ट वन टू सी अ लाइव सेल। मतलब क्वेश्चन अच्छा है कि सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर नन ऑफ दीज। ये जो तीनों साइंटिस्ट है ना हमने पढ़े हैं सेल वाले चैप्टर में। रॉबर्ट हुक को हमने क्यों देखा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट डिस्कवरी की थी सेल की, फर्स्ट डिस्कवरी। इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो था सेल को, बट जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो सेल कैसी थी, डेड सेल थी। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक लाइव सेल, मतलब जो सेल डेड ना हो। तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले क्या देखा था, एक लाइव सेल को देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने तो किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। रॉबर्ट ब्राउन का नाम हम क्यों सुनते हैं, न्यूक्लियस वाले टॉपिक में हम सुनते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आप साथ साथ में खुद से ट्राई करो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपसे हो रहे हैं तो मतलब आपको थ्योरी समझ में आई, आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है और आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब थ्योरी कहीं ना कहीं सही नहीं पढ़ी गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपको याद हो लॉन्गेस्ट सेल पूछा है तो हमने देखा था कि शेप एंड साइज जो होता है ना वो सेल का डिफर करता है। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शन डिफर होते हैं। फंक्शन में वेरिएशन के कारण उनका शेप एंड साइज भी क्या होता है, डिफर होता है। तो हमसे पूछा सबसे लॉन्ग कौन सा होगा, तो सबसे जो लॉन्ग सेल होती है ना ह्यूमन बॉडी में होती है वो न्यूरॉन्स। अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप की होती है। सबसे पहले क्या होता है, ये सेल बॉडी होती है। अगर हम देखें तो ये जो मैंने बनाई ये क्या होंगे, डेंड्रोन होंगे, ऐसे डेंड्रोन लगे होते हैं। फिर ये बीच में जो होती है ये क्या होती है, सेल बॉडी होती है। ये हम पूरा नर्वस वाला जो चैप्टर होगा ना ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें पढ़ेंगे। ये एक्सोन होता है और इसका टर्मिनल पार्ट होता है एक्सोन का। तो सब ये बहुत बड़ी हो सकती है एक सेल ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या आएगा, न्यूरॉन्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो अब इसमें कंसेप्ट क्लियर तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब हमसे क्या पूछा, कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। तो हमें पता होगा कौन है तो हम कर देंगे, नहीं पता तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइसोसोम, यस मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम नहीं, नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वैक्यूल है। तो 4 हैं, उसमें से 3 तो हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बट बाकी जो तीनों है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे घुमा देता कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब किसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर ये पूछ लेता ना तो इसका आंसर जाता ओनली 1। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ऐसा ऑर्गेनल दिया हुआ यहाँ पे जिसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है, बट हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम उसे सही करेंगे, रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मीजोसोम। अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा था तो उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग पढ़ी थी कुछ इस टाइप से। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो जाती है और ये क्या बना लेती है, मीजोसोम बना लेती है। इस फोल्डिंग को हमने क्या बोला था, मीजोसोम बोला था। तो ये डिफरेंट टाइप के हम बोल सकते हैं शेप में देखने को मिल सकता है हमें। वेसिकल्स भी हो सकते हैं ऐसे, वेसिकल्स फॉर्म में, लेमिला फॉर्म में भी हो सकता है और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है और इसे डार्क करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि जो मीजोसोम होता है वो डिफरेंट टाइप की शेप में हमें देखने को मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन फंजाई, सेकंड इज प्लांट्स, थर्ड है एल्गी एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमने सेल वाला टॉपिक पढ़ा, सेल वॉल वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि फंजाई की सेल वॉल तो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो काइटिन तो हमसे पूछा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर क्या जाएगा, प्लांट। एल्गी में सेल्यूलोज होता है बट उसके साथ में हमें ग्लैक्टन्स, ये क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ इस टाइप के चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो हमें स्पेसिफिक सेल्यूलोज यानी हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन को पूछा तो इसका आंसर जाएगा डी प्लांट। ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक्टिव होता क्या है, जिसमें एटीपी यूज हो, यूज ऑफ एटीपी। एंड ये कैसे होगा, अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके किसी चीज़ को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है पम्प, बी है कैरियर प्रोटीन, सी आयन चैनल्स एंड डी डिफ्यूज़न। तो ऑप्शन जाएगा ए, हमने देखा था सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम एंड पोटेशियम पंप है ये एक टाइप है किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स टू मूव लेटरली within the membrane is measured as mobility, flexibility, fluidity या फिर none of these। अभी प्रोटीन का
जो जिक्र आया है और किस में आया है, मेम्ब्रेन में आया है। तो मेम्ब्रेन के लिए हमने एक मॉडल पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। दिस मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो उसमें जो फ्लूइड वर्ड है ना, वो किसके लिए आया था, हमने देखा था लिपिड के लिए आया था कि लिपिड कैसा नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमने बोला था कि लिक्विड है, जो हमने कंपेयर किया था, लिक्विड को कंपेयर किससे किया था, लिपिड से, एंड उसमें कुछ आइसबर्ग्स तैरे थे, उसको हमने देखा था प्रोटीन से कंपेयर करके। तो फ्लूइडिटी होगी किसकी वजह से होगी, प्रोटीन, लिपिड की वजह से, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन मूवमेंट कर सकती है। तो ये जो प्रोटीन की मूवमेंट की वजह से हम क्या मेज़र करेंगे, फ्लूइडिटी को मेज़र करेंगे लिपिड की, कि जिससे हमें पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन में कितनी फ्लूइडिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल ऑफ, मतलब किसमें कैपेबल नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में नॉट पूछा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकते और एसेंशियल फंक्शन नहीं कर सकते अपनी लाइफ के लिए। तो ये दोनों तो कर सकते हैं, हमने देखा था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमीबा का, जो सारे फंक्शन करता है अपने लिए, जो भी ये सिंगल सेल होता है, बट इसको अपनी लाइफ के रिक्वायर्ड जो भी फंक्शन होता है ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, खुद को डिवाइड करना, रिप्रोडक्शन करना 2 पार्ट में। तो ये सब कुछ जो एसेंशियल फंक्शन है वो अपनी लाइफ के लिए करते हैं और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। तो इसमें पूछे नहीं है, तो ये दोनों हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। ऐसा इन्होंने कोई भी काम नहीं दिया जो वो कर नहीं सकता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी, ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बहुत बच्चे सी लगा के आ सकते हैं आंसर में, but जब वो नोट नहीं देखेंगे ना तो वो सी करके आएंगे, जो रॉन्ग होगा। बट इसमें पूछे नॉट कैपेबल, बट इन दोनों में तो वो कैपेबल है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये फिर पॉलीसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ए पॉलीसोम इज अ चेन स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनल, सबसे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें हमें क्या दिया था, पॉलीराइबोसोम दिया था। मैंने बताया था पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम एक ही बात होती है। अब इसमें पूछा कौन सा ऑर्गेनल काम आता है, तो हमने देखा था आरएनए, तो कौन सा था, एमआरएनए था। और ऑर्गेनल कौन सा बनाया था मैंने इसके ऊपर, राइबोसोम। कौन सा ऑर्गेनल काम आता है इसमें, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिगर इज गिवन बिलो, ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है किसका डायग्राम है, कौन सी सेल का है, ट्रैकिड का है, नर्व सेल का है, लिपिड बाइलेयर है, या फिर नन ऑफ दिस। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम ला के दिखाया था। मैंने बोला था किसका डायग्राम, एक न्यूरॉन का डायग्राम है। तो दिस इज अ नर्व सेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम ये क्वेश्चन फास्ट करवा रहे हैं, ये फास्ट नहीं है। जिसने थ्योरी पढ़ी है तो वो फटाफट से इन क्वेश्चन को कर रहा होगा। विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस, इस टाइप से मैंने गोल्जी एपरेटस को बनाया था और कुछ उससे ऐसे वेसिकल्स निकलती हुई दिखाई थी। तो इन वेसिकल से मैंने बताया था आगे जाके इन वेसिकल से क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है, जो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा था कि जो चार सेल ऑर्गेनल थे उसमें से एक लाइसोसोम भी था, जो बन किससे रहा था, गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग से बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठाई हुई क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ा होता आपने, जब वापिस एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। वट इंडिकेट्स ए इन द फिगर, इसमें ए क्या डिनोट कर रहा है। अभी देखो सेम डायग्राम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। डायग्राम है कौन से ऑर्गेनल का, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी का डायग्राम है ये। और ये जो वेसिकल्स निकलते हुए दिखा रहे हैं, ये आगे जाके क्या बनेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम बनेगा पैकेजिंग से। और ये क्या है, ये है सिस्टर्नी। एनसीईआरटी में इसको क्या मार्क किया हुआ है, सिस्टर्नी मार्क किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्रिस्टा किस में देखने को मिलती है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, थाइलेकोइड प्लास्टिड में, और न्यूक्लियर पोर किस में देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस में। तो बट ये डायग्राम किसका, गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी में हम क्या देखने को मिलेंगे, सिस्टर्नी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या ध्यान रखना, नॉट। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमने किस में पढ़े थे, लाइसोसोम में, जो किस पे वर्क करते हैं, एसिडिक पीएच पे। अराउंड 4.5 to 5 पीएच होती है, उस पर वर्क करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो उसमें मैंने लाइपेज भी बताया था आपको, जो लिपिड पे वर्क करेगा, लिपिड को तोड़ेगा। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेजेज किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को। बट लाइगेज लाइगेज किसी को तोड़ेगा नहीं, जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है, तो इसमें नॉट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है। गोल्जी एपरेटस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट साइट है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 सेल ऑर्गेनल देखे थे। सबसे पहले देखा था
ER, देन हमने देखा था गोल्जी बॉडी, फिर उससे क्या बने थे लाइसोसोम, और देन हमने देखा था वैक्यूल। तो यहाँ से जो प्रोटीन बनी थी वो किस में एंट्री हुई थी, गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी ने उन पर क्या लगा दिया था, ग्लाइको यानी शुगर ऐड कर दिया था। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स किस में बनते हैं, इंपॉर्टेंट साइट किसकी है, गोल्जी एपरेटस में, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन PYQ है, पहले पूछा गया एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें ध्यान रखना कि गोल्जी एपरेटस किसके लिए सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये भी थोड़ी देर पहले अगर आपने थ्योरी में जो बोली थी वो ध्यान से सुनी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड एट, कौन सी pH पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ए, एसिडिक। और pH भी बताई थी मैंने, अराउंड 4.5 to 5 pH पे क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, किस में एक्टिव होते हैं, लाइसोसोम में, और किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूजन बॉडीज। फिर इसमें नोट लगा दिया, इंक्लूजन बॉडीज नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज हमने देखी किस में थी, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने किसको देखा था, इंक्लूजन बॉडीज को देखा था, और हमने 3 टाइप की इंक्लूजन बॉडी देखी थी, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये तो थे, बट ग्लूकोज ग्रैन्यूल्स नहीं थे, हमने ऐसा कोई नाम नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नोट पूछे ना तो यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर ये पूछता कौन सी है और डी मिल गया था ऑल ऑफ दीज तो हमारा वो ऑप्शन हो जाता, बट इसमें नोट पूछे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ग्लूकोज ग्रैन्यूल्स हमने नहीं पढ़े थे, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हमने देखे थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंटेंट ऑफ वैक्यूल। मतलब जो एक वैक्यूल है उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें से कौन सा कंटेंट नहीं है। इसमें वाटर होता है, यस, सैप होता है, यस, बट एंजाइम आर नॉट प्रेजेंट इन द वैक्यूल्स, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी हमने देखे हैं बट एंजाइम्स नहीं देखे हमने वैक्यूल में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछे, नोट पूछे। ये नोट को ध्यान से पढ़ना, बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, उन्हें नोट दिखाई नहीं देता और क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और अटैम्प्ट भी गलत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि इसमें नोट पूछा है। तो क्या चीज़ वैक्यूल में नहीं मिलती, एंजाइम्स वैक्यूल में नहीं मिलती, हमने कोई भी एंजाइम वैक्यूल में नहीं पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लास्टिड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट ढूंढना है मतलब रॉन्ग ढूंढना है। ल्यूकोप्लास्ट में कैरोटीन स्टोर होता है, इलियोप्लास्ट में ऑयल्स, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च एंड एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, नो पिगमेंट। ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, नो पिगमेंट। तो इसमें कैरोटीन दे दिया, कैरोटीन एक पिगमेंट है, बट ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट होता ही नहीं है। जो तीनों टाइप दी हुए हैं, माइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट, ये तीनों ही ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं और ये स्टोरेज करने का काम करते हैं, ना कि पिगमेंट को स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 प्लास्टिड आर फाउंड इन। प्लास्टिड किस में देखने को मिलेगा, ऑल प्लांट सेल में, ऑल एनिमल सेल में, यूग्रेनॉइड्स में, बोथ एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्लांट सेल में भी हमें प्लास्टिड देखने को मिलता है, यूग्रेनॉइड्स में भी, बट एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता। तो बोथ एंड्स इसका आंसर हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं एग्जाम में और इनको करना भी ईजी होता है। देखो वो ये जो क्वेश्चन हमने प्लास्टिड का देखा था ना, उसको एक स्टोरेज फूड मतलब अलग तरीके से पूछ लिया, क्वेश्चन सेम ही है बट पूछने का तरीका बदल गया। एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होता है स्टार्च का, यानी वो कार्बोहाइड्रेट, तो ए का थर्ड हो जाएगा। इलियोप्लास्ट में ऑयल का होता है तो बी का फर्स्ट, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन तो सी का सेकंड। तो सी का सेकंड ये नहीं है, ये नहीं है, ए का, इसमें सी का पता नहीं क्या दिया, आगे देखते हैं, ए का थर्ड, इसमें ए का 2 है तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें पता है तो हम कर सकते हैं कि इलियोप्लास्ट में ऑयल स्टोर होगा, एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बोल दो, फिर स्टार्च बोल दो, एंड एल्यूरोप्लास्ट में होगा प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, in which kind of transport the molecule will go against the concentration gradient। यहाँ से पढ़ो कैसे जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अगर कोई चीज़ अगेंस्ट जा रही है तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी ATP यूज़ होगा,
और अगर एटीपी यूज़ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव या पैसिव? मैम एक्टिव। पंप्स देखे थे, सोडियम पोटेशियम पंप्स एटीपी यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव। तो ए यहाँ पे, अरे ए यहाँ पे ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड? इसमें से प्लास्टिड का टाइप कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जब हमने प्लास्टिड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि तीनों टाइप के प्लास्टिड देखे थे हमने। क्लोरोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा? क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स थे जो डिफरेंट टाइप के कलर प्रोवाइड करते थे, रेड हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा था? फूड को स्टोर कर रहा था, कोई पिगमेंट स्टोर नहीं कर रहा था बट फूड स्टोर कर रहा था। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। बोथ सीलियम एंड फ्रेजियम इमर्जेस फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड? हमने देखा था कि एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है बेस में सीलियर फ्रेजिया की, जिससे क्या होता है कि सीलियर फ्रेजिला इमर्ज करते हैं। तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम था? बेसल बॉडी। उससे हमने क्या बोला था? बेसल बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बेसल बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बेसल ग्रेन्यूल नहीं बोलेंगे, बेसल लेमिना नहीं बोलेंगे, बेसल गैंग्लियोन नहीं बोलेंगे। ये बेसल बेसल लगा के ना आगे सब चेंज करे तो उसका करेक्ट नाम क्या? बेसल बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा? 80s या 70s या बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? बच्चे ना बोथ ए एंड बी में कंफ्यूज होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया देख के उन्हें माइंड में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है। तो बोथ ए एंड बी पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर जाएगा बी। 70s राइबोसोम देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसमें भी कंफ्यूज होंगे बच्चे कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा? 70s, 80s, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? बच्चे ऐसे सोचेंगे कि मैम 70s तो प्रोकैरियोटिक सेल में था ना, यूकैरियोटिक सेल में तो 80s था, बट इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी। अभी हमने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होकर क्रिस्टी बना लेती है, और ये मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल में तो यहाँ पे 80s राइबोसोम है, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी तो राइबोसोम है ना, और वो कौन से है? 70s। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें हमें 80s राइबोसोम भी देखने को मिल रहा है और 70s भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बोथ ऑप्शन नहीं होता और कुछ 50s दे देता मान लो ऐसे, तो हम जाते 80s के, क्योंकि हम नॉर्मली यही पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम होता है, बट उसने ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, तो हम जाएंगे सी के साथ में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा और प्लास्टिड भी हो सकता है अगर वो प्लांट सेल है। अगर प्लांट सेल है, प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड में 70s राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगर हम चुने तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द नेम ऑफ क्रोमेटिन वाज गिवन बाय। अभी साइंटिस्ट पे पूछा गया है, और ये साइंटिस्ट ऐसे नहीं कोई रैंडम उठा लिया हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ साइंटिस्ट है। जब हमने न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि क्रोमेटिन नाम किसने दिया था। उसमें हमने दोनों साइंटिस्ट पढ़े थे, रॉबर्ट ब्राउन भी और फ्लेमिंग भी। श्वान भी पढ़ा हुआ है, बट रामचंद्रन यहाँ पे हम नहीं पढ़ा था। ये तीनों साइंटिस्ट सेल वाले चैप्टर में आए हैं, बट श्वान किससे रिलेटेड है? सेल थ्योरी से। श्वान सेल थ्योरी से रिलेटेड है। रॉबर्ट ब्राउन ने तो डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इसने क्रोमेटिन नाम नहीं दिया था। तो बच गया एक ही साइंटिस्ट जो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, फ्लेमिंग, जिसने क्या दिया था? क्रोमेटिन नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है? राइट, ये भी देखो एक साइंटिस्ट से रिलेटेड नाम, क्योंकि इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं हमें, तो हमें पता होना चाहिए। राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल विच साइंटिस्ट? अगर आपको याद हो तो हमने बोला था ये पैलेट पार्टिकल्स। क्या बोला था? पैलेट पार्टिकल्स बोला था राइबोसोम को। क्यों बोला था? क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने 1953 में क्या की थी? डिस्कवरी की थी किसकी? राइबोसोम की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंगर निकोलसन सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया था। कैमिलो गोल्जी बॉडी से आ जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन तो हम बहुत बार डिस्कवर कर चुके हैं, किससे आएगा? न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ये सारे के सारे साइंटिस्ट सेल वाले चैप्टर में हमें दिए हुए हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अभी यहाँ पे पूछा है इन 30s एंड 40s राइबोसोम में जो एस है वो किसको स्टैंड करते हैं। तो मैंने बताया था एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये एक यूनिट है जो किसको मेजर करते हैं इनडायरेक्ट रूप से। हम बोल सकते हैं कि साइज एंड वेट को मेजर करती है कौन, जो एस स्वेडबर्ग्स यूनिट है इनडायरेक्टली। तो ये एस किसको स्टैंड करता है, स्वेडबर्ग्स यूनिट को। सिंगल यूनिट कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सब यूनिट का कोई मतलब नहीं है। स्वेडबर्ग्स यूनिट एक साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग जिसके बेस पे हमने क्या दिया इसको एस दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वैक्यूल। अब यहाँ पे ध्यान हमसे करेक्ट पूछा इनकरेक्ट नहीं पूछा, और वो भी वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल कंटेन water sap, excretory products and other material not useful for the cell. Yes. In plant cell, the vacuole can occupy to the 90% of the volume of the cell. The vacuole is bounded by tonoplast. Yes, vacuole एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है जिसको एक स्पेशल नाम देते हैं, वो क्या है, टोनोप्लास्ट। ऑल ऑफ दिस, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखो इसमें कहीं पे भी एंजाइम नहीं है ना। एक क्वेश्चन पहले ऐसे आया था कि जिसमें पूछा था कौन सा कंटेंट नहीं है वैक्यूल का, तो उसमें वाटर था, सैप था, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट था, बट एंजाइम कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता वैक्यूल में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका राइट आंसर। ये पूरा पूरा पैराग्राफ उठा के दे दिया एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जो जो लाइन मेंशन थी उनको ऑप्शन बना दिया एंड पूरा पैराग्राफ दे दिया एनसीईआरटी से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये तीनों की तीनों लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि वैक्यूल में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप वहाँ से देख सकते हैं, और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अगर देखो ये क्वेश्चन सेम का सेम अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जो पहले वाला वैक्यूल वाला क्वेश्चन था। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कंटिन्यूस विद द विच सेल ऑर्गेनल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। बीच बीच में पोर थे, वो मैं डायरेक्ट नहीं बना रही हूँ, मैंने एक रफली स्ट्रक्चर बनाया न्यूक्लियस का, और इसके बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था जो कि नया सेल ऑर्गेनल से अटैच कर रहा था। और ये कौन सा था, कुछ ऐसे दाने दाने से भी लगे हुए थे इसके ऊपर, वो था ER। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी बॉडी तो ER के आगे था, और ER से गोल्जी बॉडी से आगे पैकेजिंग से क्या बनना था, लाइसोसोम बनना था। तो ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि न्यूक्लियस से कौन कंटिन्यू करता है, ER कंटिन्यू करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये देखो साइटोस्केलेटन का काफी अच्छा क्वेश्चन है। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन, एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन के 3 ही काम दिए हैं और वो तीनों के तीनों उठा के यहाँ पे दे दिए और क्वेश्चन बना दिया। ये क्या करेगा, सपोर्ट देगा सेल को। ऐसे सेल के अंदर ऐसे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं सेल को, एक प्रॉपर शेप देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं शेप का, एंड हम बोलते हैं मोबिलिटी, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, तो मोबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों काम दिए हुए हैं साइटोस्केलेटन के एनसीईआरटी में, 3 ही दिए हुए हैं, इसके अलावा चौथी लाइन ही नहीं लिखी है एनसीईआरटी में, और तीनों को उठा के ऑप्शन बना के और डी ऑप्शन लिख दिया ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है कि हमने सेंट्रोमियर में, जब ये मान लो क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हमने ना 4 टाइप के क्रोमोसोम देखे थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। उसी में पूछा है मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मिडिल में होता है सेंट्रोमियर, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडिल में होगा, तो ए का फर्स्ट, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, ए का फर्स्ट है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मिडल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये अगर मैंने क्रोमोसोम बनाया तो नीचे वाला क्या होगा, इकरी क्रोमोसोम बनाया तो नीचे वाला आम क्या होगा, बड़ा होगा, मिडल से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, स्लाइटली वे फ्रॉम मिडल। यस, बी का सेकंड दोनों में है। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और टेलोसेंट्रिक में तो टर्मिनल पे आ जाता है, तो डी का 4 और सी का 3rd। सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, वेरी मतलब सामने मिल रहा है, एक का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का 3rd है, डी का 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप इजीली इसका आंसर, जैसे 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, अगर दोनों में से पता है तो इजीली निकाल सकते हैं आंसर। और ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिखा हुआ कि टीलोमियर में एकदम टर्मिनल पे पहुंच जाता है, सब मेटासेंट्रिक में मतलब मिडल से थोड़ा सा ऊपर होता है, स्लाइटली अवे होता है, और मेटासेंट्रिक में तो एकदम मिडल में होगा, और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एंड की तरफ चला जाता है, टर्मिनल पे नहीं पहुंचता, एंड की तरफ पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो डायरेक्ट ये लैंग्वेज दी हुई है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन में क्या कंटेन होता है। जब हमने क्रोमेटिन देखा था कुछ इस टाइप से, हम बोल सकते हैं कि एक
धागे की तरह संरचना दिखती है हमें, धागे की तरह साइड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है सॉरी उसमें न्यूक्लियस में, तो उससे हमने क्या बोला था, क्रोमेटिन बोला था। उसमें हमने देखा था डीएनए भी प्रेजेंट था, हिस्टोन प्रोटीन भी थी जो बेसिक होती है नेचर में, एनएचसी यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी था, और कुछ आरएनए भी था। ये चारों चीज़ें हमने देखी थी क्रोमेटिन में होती हैं। तो डीएनए था यस, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन यस, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसको एनएचसी भी बोलते थे, नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बोल दो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल दो, एंड आरएनए यस, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये चारों की चारों चीज़ देखने को मिलती है हमें किसमें, क्रोमेटिन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या पूछा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस पूछा। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट, पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उस स्पेस को क्या बोला गया, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला गया। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये अराउंड होता है 10 to 15 नैनोमीटर। ये एक एनसीईआरटी का डाटा है। इस चैप्टर में कुछ डाटा भी दिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ हो गई, और वो कुछ दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना होता है। तो आप हो सकता है उनको याद रखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना है, तो 10 to 15 नैनोमीटर पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये डाटा डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर लें, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब इसमें ना इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब जो सही नहीं है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, ध्यान से पढ़ना। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, कैरोटीनॉइड भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन जेंथोफिल्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया। एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। प्लास्टिड इज इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। यस, ये एनसीईआरटी में लाइन स्टार्टिंग में दी हुई है कि ये हमें आसानी से दिख जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। इसका साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पहले हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, फिर हम देख पाते हैं, बट प्लास्टिड को स्ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें आराम से दिख जाएगा। तो दिस लाइन इज ट्रू। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यस, दिस इज भी ट्रू कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है। ये तीनों जो सेल ऑर्गेनल है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यस, बट मैं फिर गलती का है, गलती सेकंड वाले सेंटेंस में किसने यहाँ पे दिया, वाटर सॉल्युबल, बट दीज आर नॉट वाटर सॉल्युबल। अगर यहाँ पे वाटर सॉल्युबल नहीं लिखता और ये डायरेक्ट लिख देता क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये लाइन सही होती। बट इसने यहाँ पे लिख दिया वाटर सॉल्युबल, तो इसकी वजह से इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि मैम इतना डीपली हमें पता नहीं हो, तो बट अगर आपको ये तीनों सेंटेंस पता है ना कि ये तो एकदम हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेन करना पड़ता है और इसको नहीं करना पड़ता, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये हमें पता है अच्छे से। और क्लोरोप्लास्ट में तो हमें पता है कि क्लोरोफिल मिलता है, कैरोटीन मिलता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। बट ये क्रोमोप्लास्ट में अगर तीनों गलत सही हो रहे हैं, गलत पूछे तो एक ऑप्शन तो गलत बनाया हुआ एग्जामिनर में, तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि ये गलत है, इसमें वाटर सॉल्युबल ये नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन को कैसे हम कर भी सकते हैं, अगर हमें नहीं आता तो भी हम कुछ ऐसा सोचे कि जिससे हमारा क्वेश्चन सही हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है केवीएस में, बट हमारे नंबर नहीं कटे, एटलीस्ट गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, मतलब जो क्लोरोफिल होता है हमने बोला उसमें पिगमेंट होते हैं, बट वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये प्लास्टिड का या क्लोरोप्लास्ट का बोल दो, उसमें मैंने कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी जिनको मैंने बोला था थाइलेकोइड, और इन थाइलेकोइड के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, इन थाइलेकोइड के अंदर ही। तो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द थाइलेकोइड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोमा में नहीं होंगे, स्ट्रोमा ये बाहर वाला स्पेस था, एंड आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में नहीं, ये थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पिगमेंट कहाँ मिलेगा, हमें थाइलेकोइड में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप। अभी देखा था कितने टाइप के, 4 थे। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टिलोसेंट्रिक, ये तीनों टाइप थे। मस्त से याद कर सकते हो आप इसे कि 4 टाइप थे, तीनों नहीं थे, 4 टाइप थे। किसके बेस पे, पोजीशन के बेस पे सेंट्रोमियर की, कि एक सेंट्रोमियर जो है ये क्रोमोसोम में ये कहाँ बेस है, एकदम बीच में है या फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, और नीचे वाली जो आर्म है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक है, ये अगर मेटासेंट्रिक है तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। एक्रोसेंट्रिक में तो एकदम बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंचने वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है हम, और टीलोसेंट्रिक में तो क्या होता है, एकदम टर्मिनल पे पहुंच जाता है। तो इस टाइप से हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाउ लॉन्ग DNA इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर 46 क्रोमोसोम। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाई हुई कि कितने मीटर लंबा हमारा क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए होता है जो 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो होगा 2 मीटर। अगर आप इस चैप्टर में देखोगे तो आपको लिखा हुआ अराउंड 2 मीटर, बट एक चैप्टर और है उसमें आप देखोगे तो उसमें लिखा 2.2 मीटर। मतलब ये बेसिकली 2 मीटर 2.2 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे 46 क्रोमोसोम में। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। हमने थ्योरी भी को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया एंड इसके बाद में हमने क्वेश्चन भी काफ़ी लगाए हैं। 43 यहाँ पे हो गए और अराउंड 25 क्वेश्चन उसमें थे, तो हम बोल सकते हैं 70 से ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए इस चैप्टर की। और अगर आप इतना कर लेते तो ये सफिशियंट है, फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज। राइबोसोमल आरएनए मीन्स आरआरएनए। आरआरएनए कहाँ पे एक्टिवली सिंथेसिस होता है? न्यूक्लियोलस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, उसमें हमें एक ऐसी स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखी थी, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थी, एक ऐसी स्टेन्ड स्ट्रक्चर थी जिसको मैंने बोला था न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस एक्टिवली यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? आरआरएनए का। ये साइट होती है एक्टिवली सिंथेसिस के लिए आरआरएनए के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? सिंथेसिस होता है किसका? एक्टिवली आरआरएनए का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम फास्ट करवा रही है, तो वैसे मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं करवाया है, बट जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं तो वो मेरे साथ साथ कर रहे थे, जिन्हें प्रॉपर थ्योरी को कंप्लीट किया, मेरी क्लासेस देखे हैं, एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ा है मैंने भी। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन या फिर मैं बोलूँ वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, डायग्राम को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इनको शेयर करें, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी अभी नज़दीक है, बोल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तो पेपर जल्दी ले लेगा वो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से मेरे चैनल से, और बच्चों को भी जोड़ सकते हैं इससे, और बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू।